प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मूलचंद माली, प्राचार्य मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा। पूर्व में अपने 2 व्याख्यान में मेंडलिज्म और आनुवंशिकी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। अब उसी क्रम में आज हम मेंडल के नियम या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ हेरिडिटी, वंशागति के नियम या आनुवंशिकता के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा सामने स्लाइड में दिखाया जा रहा है, मेंडल ने अपने 8 वर्षों के जो प्रयोग थे, जो उसने गार्डन पी पाइसम सटाइवम पर किए थे, उन प्रयोगों को, उनके रिजल्ट को, जो रिजल्ट्स थे उनका विश्लेषण करने के पश्चात 3 नियम प्रतिपादित किए, जिनको वंशागति के नियम या आनुवंशिकता के नियम कहा जाता है। उसका पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 नियम मेंडल ने प्रतिपादित किए। उसमें जो सर्वप्रथम नियम है, पहला नियम है, वो लॉ ऑफ डोमिनेंस का है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने ये बताया कि 2 अलग अलग जीन, जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, किसी एक कैरेक्टर को नियंत्रित करने वाली 2 जीन F1PD में साथ साथ आती है। जैसे शुद्ध लंबे कैपिटल T और शुद्ध बोने पौधों के बीच में संकरण करवाया। संकरण कराने के पश्चात पहली पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए, वो सभी पौधे लंबे थे, उनको हेट्रोजाइगस टॉल थे। तो मेंडल ने यहाँ बताया कि यहाँ लंबेपन को नियंत्रित करने वाली कारक या जीन प्रभावी है और बोनेपन को नियंत्रित करने वाली कारक या जीन अप्रभावी है। इसे प्रभाविता का सिद्धांत या प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रभावी गुण को नियंत्रित करने वाली जीन की उपस्थिति में अप्रभावी जीन अपने आप को प्रकट नहीं कर पाती। रिसेसिव जीन डोमिनेंट जीन की उपस्थिति में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती। मगर जब F1PD के प्लांट्स में सेल्फिंग कराई जाती है, स्वपरागण कराया जाता है, तो F2PD का फिनोटाइप 3:1 प्राप्त होता है। 3 लंबे पौधे और 1 बोना। जीनोटाइप होता है 1 शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबे और 1 शुद्ध बोना। तो लंबेपन को जो नियंत्रित करने वाली कारक है, वो यहाँ पर प्रभावी कारक है या प्रभावी जीन है, और बोनेपन को नियंत्रित करने वाली कारक अप्रभावी है। ये जो प्रभाविता का नियम है, इसको अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित किया। उसमें मुख्य जो नाम है, कोरेंस नाम का जो वैज्ञानिक था, उसने मटर और मक्का के पौधों में, श्रमक नाम के जो वैज्ञानिक ने मटर पर, और डी ब्रिज ने मक्का पर, बैटेसन और उसके सहयोगियों ने विभिन्न प्रकार के जीवों पर, एनिमल्स पर, डेवनपोर्ट ने मुर्गियों पर, और हर्स्ट ने रेबिट पर, खरगोश पर, तथा तोयमा ने रेशम की कीट पर प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस
सही है। उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रकार के जीवों में अनेक प्रकार के प्रभावी एवं अप्रभावी युग्म विकल्पी एलील्स होते हैं। प्रभाविता के नियम जीवों में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। अनेक हानिकारक जीन अप्रभावी होते हैं, अतः ये जीन प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने हानिकारक प्रभाव की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। जैसे मनुष्य में जड़ बुद्धि, डायबिटीज, हीमोफीलिया, ये जो रोग हैं वो अप्रभावी जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते। इस कारण से जो इन जीन्स का हानिकारक प्रभाव है वो प्रकट नहीं हो पाता। इस प्रकार से जो ये जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं उससे जीव बच जाता है। These scientists concluded their result and said that there are many dominant and recessive alleles present in a single individual. Harmful genes are recessive and are not expressed in the presence of dominant gene. सेकेंड लॉ है, मेंडल का जो सेकंड नियम है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, जिसका दूसरा नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता के नियम के अनुसार विषम युग्मजीव हेट्रोजाइगस या संकर में युग्म विकल्पी के दोनों कारक, दोनों एलील्स या जीन पास पास रहते हुए भी एक दूसरे से संदूषित कंटामिनेट नहीं होते हैं तथा युग्मक निर्माण के समय दोनों एलील एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में पहुंच जाते हैं। अतः प्रत्येक युग्मक शुद्ध होता है। फॉर एग्जाम्पल, लंबेपन को नियंत्रित करने वाली जीन या कारक कैपिटल टी, बौनेपन को नियंत्रित करने वाली जीन या कारक स्मॉल टी युग्मक निर्माण के समय साथ हो कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन के अंदर जो हाइब्रिड टॉल प्लांट होता है उसमें कैपिटल टी के साथ में स्मॉल टी रहती है, मगर स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती थी। F1 जनरेशन में जब युग्मक निर्माण होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे से अलग हो जाती है। अलग होने के बाद में जो स्मॉल टी है वो अपने बौनेपन के लक्षण के लिए शुद्ध होती है और कैपिटल टी वो अपने लंबेपन के गुण के लिए शुद्ध होती है। ये F1PD में साथ साथ जरूर रहती है मगर एक दूसरे को संदूषित नहीं करती, ये संदूषित नहीं करती। इसका जो F2PD का रिजल्ट है, फिनोटाइप है, वो 3:1 है। यानी 3 प्लांट्स होते हैं वो लंबे होते हैं, एक प्लांट बोना होता है। तो यहाँ जो बोनापन जैसे ही होमोजाइगस कंडीशन में आया रिसेसिव करेक्टर, यानी स्मॉल टी जैसे ही साथ में आए तो बोना प्लांट प्राप्त हो गया। स्मॉल टी जबकि कैपिटल टी के साथ रहकर आया है मगर वो कैपिटल टी के प्रभाव से अछूता है, वो कंटामिनेट नहीं हुआ। तो अपन कह सकते हैं कि वो प्रत्येक जीन या कारक वो गुण अपने गुण विशेष के लिए प्योर होती है, शुद्ध होती है। इसलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण के नियम का महत्व, जो इम्पोर्टेंस है इस लॉ की, उसमें ईच करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए वन जीन। ये जो सिद्धांत है वो ये बताता है कि जीव के प्रत्येक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष प्रकार की जीन या कारक होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़,
ईच जीन हैविंग टू एलील, प्रत्येक जो जीन या कारक होती है उसके दो रूप होते हैं। दीज टू एलील्स कंट्रोलिंग टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ये जो दो जीन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल रेड कलर को कंट्रोल करने वाली जीन कैपिटल आर, वाइट कलर को कंट्रोल करने वाली स्मॉल आर, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। ये जो दोनों जीन हैं वो एक दूसरे की विपरीत है। जीन्स थर्ड, जीन्स आर इन ए पार्टिकुलेट फॉर्म, जीन्स होते हैं वो कणीय रूप में होते हैं। सो एलील्स ऑफ द जीन्स आर नॉट कंटामिनेट टू ईच अदर्स, जीन्स कणीय रूप में होते हैं और जो जीन की विपरीत उसकी प्रकृति होती है, एलील्स होती है, वो एक दूसरे को संदूषित नहीं करती, एक दूसरे को दूषित नहीं करती है। एलील्स सेपरेट एंड मूव टू डिफरेंट गैमेट्स, एलील एक दूसरे से अलग होती है और अलग अलग युग्मकों में चली जाती है। जीन इज ए यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज ट्रांसमिट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, किसी भी जीव के अंदर जो हेरिडिटी व्हीकल है, आनुवंशिक गुणों को कैरी करने वाला जो यूनिट है वो जीन है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिट होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती है, लक्षणों को आगे ले जाने का कार्य करती है। तीसरा नियम, मेंडल का जो तीसरा नियम है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, पृथक्करण का, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को द्विसंकर क्रॉस के द्वारा समझा जा सकता है, द्विसंकर क्रॉस के द्वारा समझा जा सकता है। इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के बीच संकरण किया जाता है तो समस्त लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसी को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार एलील्स के प्रत्येक युग्म के सदस्य न केवल पृथक होते हैं अपितु विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। अब इसके लिए एक उदाहरण सामने स्लाइड पर बोर्ड पे दिखाया गया है कि राउंड येलो सीड का प्लांट है, पेरेंट है कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, राउंड येलो, क्रॉस्ड विद स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल, रिंकल्ड ग्रीन, यानी दूसरा जो रिसेसिव कैरेक्टर वाला पेरेंट है उसमें बीज झुर्रीदार है और हरे हैं, और पहला जो पेरेंट्स है जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर है वो गोल बीज है और पीले है। फर्स्ट पीढ़ी में F1 जनरेशन में जो प्लांट्स होते हैं उनमें राउंड येलो यानी गोल बीज पीले रंग की, ये F1 पीढ़ी है। अब F1 पीढ़ी में जब सेल्फिंग कराई जाती है तो चार प्रकार की गैमेट बनती है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस प्रकार से मेल गैमेट बनते हैं, इसी प्रकार से चार फीमेल गैमेट बनते हैं। तो चेकरबोर्ड मेथड से अपन इसको देखते हैं तो 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। इन 16 कॉम्बिनेशन में को हम जब अध्ययन करते हैं तो इसका जो फिनोटाइप प्राप्त होता है उसमें 9 पौधे प्राप्त होते हैं, वो गोल पीले बीज वाले, राउंड येलो सीड, 3 होते हैं गोल हरे बीज वाले, राउंड ग्रीन सीड, 3 होते हैं रिंकल्ड येलो सीड और एक होता है रिंकल्ड ग्रीन सीड। यहाँ पर जो राउंड एंड येलो सीड वाले ये पेरेंट्स हैं, रिंकल्ड और ग्रीन सीड वाले ये पेरेंट्स हैं। बीच में जो दो तरह के कॉम्बिनेशन मिलते हैं, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, ये दो तरह का कॉम्बिनेशन ये पेरेंट्स में नहीं था। ये जो कॉम्बिनेशन मिलता है वो ये बताता है कि जो पेरेंट्स थे उसमें
राउंड के साथ येलो था, मगर F2PD के अंदर हम देखते हैं कि राउंड के साथ ग्रीन भी चला जाता है। रिंकल्ड के साथ में ग्रीन था तो रिंकल्ड के साथ में येलो भी चला जा सकता है। ये जो दो अलग प्रकार का कॉम्बिनेशन मिला है वो प्रूव करता है कि जब डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो अलग अलग लक्षणों को नियंत्रित करने वाली कारक अथवा जीन F1PD में साथ साथ रहती है। F2PD के अंदर वो स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली अपना कॉम्बिनेशन है वो स्वतंत्र रूप से बनाती है, और ये स्वतंत्र रूप से बनाने वाला कॉम्बिनेशन जो बनता है वो इस बात से प्रूव होता है कि ये जो फिनोटाइप जो नए मिले हैं दो, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, यानी गोल हरे बीज वाले मटर के पौधे और झुर्रीदार पीले बीज वाले मटर के पौधे, ये जो दो कॉम्बिनेशन है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को आधार देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। मेंडल के ये जो 3 नियमों का अपन ने अध्ययन किया, इन 3 नियमों के पश्चात मेंडलिज्म के अंदर जो आगे प्रयोग हुए उन प्रयोगों के अंदर इसके अलावा जो नई बातें आई उसको अपन अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। आज इतना ही। जय भारत, जय हिंद।